हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप अच्छे होंगे। आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। का नाम है दोस्त स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बहुत ही प्यारा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पेपर में हर बार आता है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को और आज एक कंसेप्ट खत्म करते हैं, मटेरियल। जैसे कि आपको पता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में होंगे आपको उतना कराया जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर अगर हम शुरू से लेकर एंड तक बात करें तो मैं भी दिखाऊंगा काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिलेबस, मतलब आपके सिलेबस में जो पार्ट रहेगा, जितना कंसेप्ट आपके सिलेबस में रहेगा उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें फाइनल की भी होती है। ठीक है, चलिए। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस हमारे चैप्टर का नाम है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्री डिटरमाइन कॉस्ट इज सो इन एडवांस व्हाट ईच प्रोडक्ट शुड कॉस्ट अंडर द गिवन सिचुएशन। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें बताता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक प्री डिटरमाइन कॉस्ट होती है विच सो इन एडवांस, जो हमें एडवांस में ये बता देता है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आनी। लेट्स सपोज कि मैं एक पेन बनाना चाह रहा हूँ, मैं पेन बनाना चाहता हूँ, इस पेन बनाने की क्या कॉस्ट चाहिए हमें जब एडवांस में पता चल जाता है वो स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट बेसिकली तरीके की एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, तो अनुमानित होती है कि हमने अभी प्रोडक्शन किया नहीं है। प्रोडक्शन करने से पहले जब हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को अनुमान करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, यार देखो अभी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में ये कॉस्ट आ सकती है, तो हम इस कॉस्ट सर स्टैंडर्ड कॉस्ट तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, एक ऐसी कॉस्ट जो हम प्रोडक्ट को बनाने से पहले एस्टिमेट करते हैं। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक तरीके की टेक्निक यूज स्टैंडर्ड फॉर कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिक टेक्निक है कि हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और आपका रिवेन्यू का यूज करके, का पर्पस होता है कंट्रोलिंग करना। कंट्रोलिंग करने का पर्पस ही होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कंट्रोलिंग इन द सेंस कि इस पेन को बनाना है, इस पेन को बनाने में मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आनी चाहिए थी, और एक्चुअल में जब मैंने इस पेन को बनाया तो क्या आई। मुझे लगता है इस पेन को बनाने की कॉस्ट आनी चाहिए थी 100 रुपीज़। जब आपने एक्चुअल में इस पेन को बनाया तो एक्चुअल में आपकी कॉस्ट आ गई 120 रुपीज़। ये ज़्यादा कैसे आ गई? कारण ढूंढो। तो हम कारण बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं? डेविएशन कहते हैं। कारण ढूंढो किस वजह से मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट मेरी स्टैंडर्ड से ज़्यादा आ गई। कारण ढूंढो और ढूंढो कि ऐसा आगे ना हो कि हमारी कॉस्ट बढ़ रही है ना। तो इसको डेविएशन कहते हैं। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है 20 रुपये, दैट्स कॉल्ड वेरिएंस डेविएशन, को हम कंट्रोल करते हैं। फ्यूचर में ऐसे ना हो, फ्यूचर में कॉस्ट ना बढ़े। ऐसे टटक गई। चलिए ठीक कर दिया है। तो मैंने जैसे कि कहा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारे लिए एक टेक्निक होता है जिसमें हम कंट्रोल करते हैं फॉर द यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज करके हम कंट्रोलिंग करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरी एक्चुअल कॉस्ट मेरी स्टैंडर्ड से ज़्यादा तो नहीं आ रही। अगर कम आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोचा था 100 रुपये का बनेगा पर वो बना एक्चुअल में 90 रुपये का, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है, हमारी एम्प्लॉय ने अच्छी प्रोडक्टिविटी करी। बट अगर वो ज़्यादा बन रहा है तो क्यों बन रहा है, कारण ढूंढना, ये सब काम होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। वेरियंसेस, द डेविएशन ऑफ एक्चुअल फ्रॉम स्टैंडर्ड इज कॉल्ड वेरियंस। मतलब आपने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट अनुमान करी थी, एस्टिमेट करी थी, उससे एक्चुअल कॉस्ट कितनी ज़्यादा आई या कितनी कम आई,
हो सकता है कि आपने सोचा था कि पेन बनाने में 100 रुपये की कॉस्ट आएगी, पर एक्चुअल में ज़्यादा आ गई, 120 की आ गई, तो वो वेरिएंस है, कम आ गई 90 रुपये, ये भी वेरिएंस है। 10 रुपये वेरिएंस हो सकता है या 20 रुपये वेरिएंस हो सकता है, बट वो वेरिएंस हमारे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, 100 रुपये सोचा था कि आएगी, ज़्यादा आ गई, 20 रुपये ज़्यादा आ गई, 120 आ गई, तो 20 रुपये अनफेवरेबल है, इसको एडवर्स कहा जाता है। पर सोचा था 100 रुपये का बनेगा पेन, वो 90 का ही बन गया, 10 रुपये हमारे लिए फेवरेबल हो गया कि कम का बन गया, अच्छी बात है। When the actual cost is less than the standard cost, जब एक्चुअल कॉस्ट 90 है और स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 रुपये है, तो इस वेरिएंस को क्या कहेंगे, फेवरेबल वेरिएंस कहेंगे। When the actual cost is more than the standard cost is known as adverse और फिर unfavorable, जब आपकी एक्चुअल कॉस्ट 120 हो और नॉर्मल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी 100 हो। क्लास में एग्जांपल लिया था कि एबीसी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टी शर्ट बनाती है 1000 यूनिट की, 1000 यूनिट वो टी शर्ट बनाती है, ठीक है। 1000 यूनिट टी शर्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करा, स्टार्ट करने से पहले हमने कॉस्ट को डिटरमाइन करा, डिटरमाइन करा कि भैया मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी, 1 लाख, लेबर कितनी आएगी, 50,000, ओवरहेड कितने खर्चे आएंगे, 40,000। ये हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले ओवरहेड कॉस्ट को मेरी कॉस्ट को सारी कॉस्ट को डिटरमाइन कर लिया। प्री डिटरमाइन कॉस्ट कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट लिख दिया। अब जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट और फिनिश करा तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट 1 लाख की जगह 1,20,000 आ गई। जहाँ लेबर सोचे 50,000 लगेंगे वो 40 लगे, जहाँ ओवरहेड सोचे 40 लगेंगे वहाँ 35,000 लग गए, कम लगे। अब सर देखा मैंने कि यार मैंने सोचा था 1 लाख की मटेरियल कॉस्ट आएगी, एक्चुअल में 1,20,000 रुपये की आई, इसकी वजह से जो मेरा डिफरेंस आया वो मटेरियल वेरिएंस कहेंगे। क्या कहेंगे, मटेरियल वेरिएंस, कि मटेरियल के अंदर वेरिएंस आया। आपने सोचा था 1 लाख रुपये की कॉस्ट आएगी, पर आई एक्चुअल में ज़्यादा 1,20,000 की आ गई, तो एक्स्ट्रा जो क्या कॉस्ट आ गई 1,20,000 रुपये की, इसको अनफेवरेबली एडवर्स कहा जाएगा, क्योंकि हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई। सोचा था 50,000 की लेबर कॉस्ट आएगी, पर एक्चुअल में 40,000 की आई, कमाई, इसका मतलब 10 रुपये हमारे लिए फेवरेबल हो जाएगा, इसको लेबर वेरिएंस कहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएंस आ रहा है वो लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। इसी तरीके से ओवरहेड से 40 की आई 35 रुपये की, 5,000 का हमारे लिए फेवरेबल होगा, कमाई, इसको ओवरहेड वेरिएंस कहा जाता है। ठीक है जी, क्या कहा जाता है, ओवरहेड वेरिएंस कहा जाता है। तो अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो सीधी सीधी स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर दो। अगर आपका आंसर आपको लग रहा है कि वो नेगेटिव नेचर का है तो वो एडवर्स है, अगर वो आंसर पॉजिटिव नेचर का है तो वो फेवरेबल है। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि 100 रुपये की स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, 90 रुपये का बना, तो पॉजिटिव आया ना 10 रुपये, 100 माइनस 90 10 रुपये। 100 रुपये की स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, बना 120 रुपये का, इसका मतलब वो नेगेटिव आएगा 20 रुपये, दैट्स कॉल्ड एडवर्स। नेगेटिव नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, एडवर्स लिखते हैं, 20 एडवर्स, ऐसे ही कर। इसके बाद फिर क्या आता है, प्रॉफिट वेरिएंसेस भी आते हैं। देखो कैसा होता है प्रॉफिट वेरिएंस, ये आपके आगे जाकर आता है, बड़े लेवल पर आता है, पर है ये वेरिएंस का ही पार्ट है, क्योंकि सारी चीज़ें बतानी होती है, वेरिएंस का पार्ट है। प्रॉफिट वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे, तो कॉस्ट निकालने का तरीका ये रहा और सेल निकालने का तरीका ये रहा। ठीक है जी, कॉस्ट निकालने का तरीका ये है, सेल निकालने का तरीका ये है, दोनों से अलग अलग तरीके से पहले निकालो। सेल इस तरीके से निकालो, कॉस्ट उस तरीके से निकालो, वहाँ माइनस वहाँ पुट करो और प्रॉफिट वेरिएंस आ जाएगा। तो कॉस्ट वेरिएंस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो कॉस्ट वेरिएंस के अंदर सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पढ़ना है, फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। जबकि सेल वेरिएंस के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है, सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस, सेल मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस, ये दो चीजें। इन दोनों से पहले इससे सेल निकलेगा, इससे कॉस्ट निकलेगा, इन दोनों में से आप माइनस करेंगे सेल में से कॉस्ट, तो आ जाएगा आपका क्या, प्रॉफिट वेरिएंस। तो पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दोस्त इस पे बेस्ड है, कॉस्ट वेरिएंस एंड सेल वेरिएंस वही है जो आपके सिलेबस में होगा, हम सारी चीज़ें आपसे कवर करते हुए चलेंगे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टार्ट कर रहा है, ये मुझे आज कोशिश करनी है कि ये मुझे आज खत्म करा आपको। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कहता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड एंड द स्टैंडर्ड डायरेक्ट कॉस्ट स्पेसिफाइड फॉर द प्रोडक्शन एच। सिंपल सी बात है, मैंने टी शर्ट बनाई, मैन्युफैक्चरिंग करी 1000 यूनिट की। अब मैंने सोचा था ये 1000 यूनिट बनेगा 1 लाख रुपए का, पर एक्चुअल में ये 1000 यूनिट को बनाने में एक्चुअल मेरी कॉस्ट आ गई 1,20,000 रुपए की। बेसिकली आप करते क्या हो, आप कहते हो कि आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी बनाई, ये 1000 यूनिट आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई, आपने सोचा था एक क्वांटिटी की कॉस्ट आएगी 100 रुपये, स्टैंडर्ड प्राइस 100 रुपये होगा, मतलब एक क्वांटिटी 100 रुपये का बनेगा, तो 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100 करके 1 लाख आया। एक्चुअल में भी आपने 1000 यूनिट बनाई, पर एक्चुअल में हुआ कि भाई आपका महंगाई हो गई, महंगाई होने की वजह से, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो 100 रुपये का सोचा था कि स्टैंडर्ड प्राइस होगा वो 120 रुपये का हमें मिला, मतलब चीज़ें महंगी हो गई। हमने सोचा था भाई इतने में मिल जाएगा, पर एक्चुअल में चीज़ें ज़्यादा की मिली, महंगी मिल गई।
तो अब हमने कहा भाई 1000 यूनिट बनाई, 120 रुपए की पर यूनिट की कॉस्ट आ गई, 1,20,000 की कॉस्ट आ गई, ये वेरियंस है, एडवर्स है। ये एडवर्स जो आ रहा है ये हम कहेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसको क्या कहा जाएगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कैसे निकाला जाएगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट एंड एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड आपने क्या सोचा था? स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। कि मैंने 1000 यूनिट बनाएंगा, 1000 यूनिट बनाऊंगा, 100 रुपए की एक यूनिट पड़ेगी, तो 1,00,000 रुपए की मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी टोटल। जबकि मैंने बनाई कितनी? एक्चुअल में 1000, पर एक्चुअली में मेरे को कॉस्ट कितनी पड़ी? एक्चुअल में मुझे कॉस्ट पड़ी 120 रुपए की, तो मेरा 1,20,000 रुपए की कॉस्ट आ गई। इन दोनों से डिफरेंस से क्या निकल गया? 20,000 रुपये एडवर्स निकल गया। इसको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। क्या आपको समझ आया? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपको ये बताएगा कि ओवरऑल टोटल आपकी मटेरियल की कॉस्ट क्या आनी है, ठीक है, आनी क्या चाहिए थी और एक्चुअल में आई कितनी। तो दोनों के डिफरेंस से आप निकालोगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हो गया रिवाइज थोड़ा सा? कि मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर 2000 यूनिट का स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इसका मतलब भी समझते चलो। 2000 यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है इतनी यूनिट बनाऊंगा, ठीक है, और इतनी यूनिट बनाने में मेरी इतनी का प्राइस, एक यूनिट को बनाने की जो मेरी प्राइस आएगा, मतलब एक यूनिट मुझे जो मिलेगा मटेरियल का, रॉ मटेरियल में खरीद के लाऊंगा, तो एक यूनिट मुझे 100 रुपये का मिल जाएगा। अगर मुझे 2000 यूनिट बनाना है तो 2000 यूनिट का रॉ मटेरियल खरीद के लाना है, और एक यूनिट मटेरियल मेरे को 100 रुपये का मिलेगा। इसका मतलब मैं सोचा था कि एक यूनिट मार्केट में 100 रुपये का मिल जाएगा, तो भैया कितने रुपए की कॉस्ट आएगी मेरे को रॉ मटेरियल खरीदने की? 2,00,000 रुपए की मेरी कॉस्ट आएगी रॉ मटेरियल खरीदने की। अब एक्चुअली में मैं 2000 यूनिट ही बना रहा हूँ, एक्चुअल क्वांटिटी मेरी 2000, तो 2000 यूनिट का मटेरियल खरीदूंगा, पर एक्चुअली में मुझे जो कॉस्ट पड़ी वो 90 रुपए की मिल गई। मतलब मैं सोचा था 100 रुपये की एक यूनिट की कॉस्ट आएगी, पर वो 90 रुपये का मुझे मिल गया। इसका मतलब मेरी जो कॉस्ट आ गई वो 1,80,000 पाई एक्चुअल। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 20,000 रुपये का। ये फेवरेबल होगा। तो ज़्यादा 2,00,000 की ओवरऑल कॉस्ट आएगी, पर आई 1,80,000 रुपये की, तो ये क्या हो गया? फेवरेबल हो गया। समझ में आ गया? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का एक चार्ट है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कहता है जो वेरिएंस आने की वजह है वो कई सारी वजह हो सकती है। अभी आपने ये देखा कि जो वेरिएंस आने की वजह है वो किस वजह से आया। इधर मुझे बताओ ये वेरिएंस आने की वजह क्या है? प्राइस है या नहीं है? प्राइस है। क्योंकि देखो स्टैंडर्ड में हम सोचे थे 2000 यूनिट बनाएंगे, एक्चुअल में भी हमने कितनी बनाई? 2000 यूनिट। तो यूनिट की वजह से तो ये वेरिएंस नहीं आया 20,000 रुपये। ये वेरिएंस आया किस वजह से? क्योंकि मैंने सोचा था कि एक यूनिट का प्राइस 100 रुपये होगा, पर एक्चुअल में 90 रुपये का पड़ा। जब वेरिएंस आने की वजह प्राइस होता है उसको मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहते हैं। क्लियर हो गया? और जब वेरिएंस आने की वजह प्राइस नहीं क्वांटिटी होती है, वॉल्यूम होता है, उसको वेरिएंस मटेरियल यूसेज वेरिएंस कहते हैं। तो मान लीजिए अगर मैंने सोचा था कि 2000 यूनिट बनाऊंगा, 100 रुपये के हिसाब से मेरी स्टैंडर्ड प्राइस आएगी, और मैंने बनाई एक्चुअल में, एक्चुअल प्राइस मेरा 100 रुपये का ही था, मतलब मैं मार्केट में गया तो मुझे 100 रुपये का ही मिला, पर मैंने 2000 की जगह 1800 यूनिट बना ली। स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 2000 यूनिट की, एक्चुअली में आपने बनाई 1800। अब मुझे पता है कि भैया वेरिएंस आएगा। क्यों? क्योंकि 2000 बनाने पे 2,00,000 रुपए की कॉस्ट आएगी, और एक 1800 यूनिट बनाने में 1,80,000 रुपए की कॉस्ट आ गई। अब इधर भी तो वेरिएंस आया 20,000 रुपए का। अब इधर जो वेरिएंस आया वो किस वजह से आया? प्राइस की वजह से आया? नहीं, तो स्टैंडर्ड प्राइस भी 100 रुपये था और एक्चुअल प्राइस भी 100 रुपये है। तो प्राइस की वजह से ये वेरिएंस नहीं आया, कि किसकी वजह से आया? ये क्वांटिटी की वजह से आया, वॉल्यूम की वजह से आया। तो जब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में जो वेरिएंस आने की वजह है वो वॉल्यूम होती है, क्वांटिटी होता है, उसको मटेरियल यूसेज वेरिएंस कहते हैं। तो दोनों का मतलब समझ में आया? दोनों का मतलब समझ में आया कि व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस ओवरऑल होता है, उसमें हम देखते हैं कि यार कॉस्ट वेरिएंस में वेरिएंस आने की वजह क्या है। हो सकता है वो प्राइस हो, अगर वो प्राइस की वजह से वेरिएंस आ रहा है कॉस्ट में तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहेंगे। अगर वो मटेरियल कॉस्ट में यूसेज की वजह से वेरिएंस आ रहा है तो उसको मटेरियल यूसेज वेरिएंस कहा जाएगा। तो दोनों का मतलब क्लियर हो गया आपको? ये देख, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि भैया स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाऊंगा 1000 यूनिट और 100 रुपये का पड़ेगा। मैंने एक्चुअल क्वांटिटी में 1000 बनाई, तो क्या क्वांटिटी सेम है? हाँ जी, क्वांटिटी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्वांटिटी बनाई भी 100, सोचा भी 100 था, पर मेरे को 100 रुपये का प्राइस पड़ना था, अब मुझे 95 रुपये का पड़ा। तो मुझे वेरिएंस आने की वजह क्या है? प्राइस है, इसलिए इसको नाम दिया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका बताया था मैंने कि देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो स्टैंडर्ड प्राइस होता है और माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं, इसको एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। ऐसे निकाले थे। अब देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोनों में 1000 और 1000 है। अगर आप ध्यान दो तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोनों में
1000 है। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोनों में 1000 है और प्राइस दोनों का अलग अलग है, तो मैंने इस 1000 को यहाँ से कॉमन ले लिया। जब मैंने 1000 को यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, ये 100 बच गया, इधर क्या बचा, ये 95 बच गया। इसका मतलब 1000 यहाँ पर बच गया 5 और यहाँ पर आ गया 5000 रुपये एडवर्स। ये हो गया मटेरियल। अच्छा ये तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हुआ, ठीक है, ये 5000 रुपये एडवर्स आया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। अब आ जाओ प्राइस के। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकालोगे? मटेरियल प्राइस वाला बड़ा सिंपल सा है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। भाई मैंने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बनाई, 1000 यूनिट, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बनाई मैंने, 1000 यूनिट। स्टैंडर्ड कितनी सोची थी, 1000। अच्छा बनाई कितनी, कॉस्ट तो उस पर आएगी ना, मेरी जो कॉस्ट खर्च होगी उसी पे खर्च होगी ना जो मैं बनाऊंगा। तो अगर मैं स्टैंडर्ड्स बोल रहा हूँ कि 1000 यूनिट बनानी है पर बनाई मैंने 800, तो कॉस्ट कितने पे इंकर्ड होगी, 1000 पे जो सोचा था या 800 पे जो एक्चुअल में बनाई? सर 800 पे जो एक्चुअल बनाई। तो जो कॉस्ट इंकर्ड होती है वो हमेशा एक्चुअल पे होती है। 1000 यूनिट सोचा था बनाऊंगा, ठीक है, 1000 यूनिट सोचा था बनाऊंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए की आएगी स्टैंडर्ड प्राइस, 100 रुपए का आएगा। एक्चुअल में कितनी यूनिट बनाई आपने, एक्चुअल में 1000 ही बनाई, 1000 एक्चुअल में बनाई, एक्चुअल में 1000 बनाई, पर सोचा था 100 रुपए की आएगी स्टैंडर्ड प्राइस, आया कितने का आया सर, एक्चुअल में एक्चुअल प्राइस 95 रुपए का। तो मुझे पता है कि भाई 1000 1000 दोनों में कॉमन है, मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 100 रुपये इधर बचा और 95 इधर बचा, वही आपको देखेंगे 5000 रुपये। अब जब भैया वॉल्यूम की वजह से तो वेरिएंस नहीं आया था ना ऊपर कॉस्ट में, ऊपर कॉस्ट भी कितना वेरिएंस आया था, 5000, कॉस्ट में भी तो 5000 ही आया वेरिएंस, तो ये वॉल्यूम की वजह से थोड़ी आया, ये तो प्राइस की वजह से आया, इसलिए प्राइस में भी 5000 ही दिखा। तो दोनों की वजह से नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम प्राइस प्राइस की वजह से। तो कैसे निकालेंगे, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस, क्योंकि डिफरेंस इनकी वजह से है, एक्चुअल क्वांटिटी में नहीं है। बनाऊंगा मैं 1000 यूनिट ही, और डिफरेंस किसकी वजह से, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस है। स्टैंडर्ड सोचा 100 रुपये का मिलेगा, मिला एक्चुअल में 95 रुपये का, तो बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब अगर मटेरियल प्राइस की वजह से डिफरेंस ना आके क्वांटिटी की वजह से आता, देखो इधर का अगला एग्जांपल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरी 1000 यूनिट की है, स्टैंडर्ड प्राइस मेरी 100 रुपये पर यूनिट है, एक्चुअली में मैंने क्वांटिटी कितनी बनाई, 970। देखो अब क्वांटिटी की वजह से वेरिएंस आया, आपने 30 यूनिट कम बनाई, सोचा था 1000 बनाऊंगा, आपने 970 बनाई, मतलब 30 यूनिट कम बनाई। अब 30 यूनिट बनाने, 30 यूनिट कम बनाने की वजह से आपका वेरिएंस आएगा, और यूनिट को कम बनाने या ज़्यादा बनाने की वजह से भी वेरिएंस आ सकता है, जरूरी नहीं है कम बनाने की वजह से है, ज़्यादा भी बना सकते हो। अब 1000 की जगह 1030 बना लो, तो 30 यूनिट ज़्यादा बनाई तब भी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यूनिट की वजह से जब कॉस्ट में बढ़ावत बढ़ती है, वेरिएंस आता है, या कॉस्ट घट जाती है, वेरिएंस आता है, ऐसे में मटेरियल यूसेज वेरिएंस उसको कहा जाता है। ठीक है जी, समझ में आया? जैसे कि आप देखो इधर प्राइस सेम है, सोचा था 100 रुपये का एक यूनिट आएगा, एक्चुअल में भी 100 रुपये का ही आया, तो प्राइस की वजह से वेरिएंस नहीं आया, यूनिट की वजह से आया। तो जब यूनिट की वजह से वेरिएंस आता है उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस कहते हैं। इधर देख लो, अब यहाँ पर जो कंपैरिजन होगा वो किसका होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का। देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, 1000 यूनिट की, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 970, आपने बनाई 970, तो 30 यूनिट आपने कम बनाई, और आपका प्राइस कितना है, 100 रुपये का। आपका प्राइस कितना है, 100 रुपये। यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस आएगा, एक्चुअल प्राइस नहीं आएगा, कभी भी एक्चुअल प्राइस नहीं आएगा जब आप क्वांटिटी यूसेज वेरिएंस निकाल लो। जब आप वॉल्यूम से रिलेटेड कोई वेरिएंस निकाल लो, जहां पर कहीं ना कहीं यूनिट की बात हो रही हो, वहां पर हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है, एक्चुअल प्राइस से नहीं किया जाता है, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है। कोई रीजन बताएगा, क्लास के अंदर बताया था मैंने, स्टैंडर्ड प्राइस से क्यों मल्टीप्लाई, क्यों होता है ये मल्टीप्लाई। मैंने बोला था कि 1000 यूनिट बनाऊंगा और मैंने 970 यूनिट बनाई, तो मतलब 30 यूनिट कम बनाने की वजह से आपका बैलेंस आया था, कितने का आ गया, 3000 रुपये का। फेवरेबल है, क्यों, वो तो आएगा ही फेवरेबल, कम यूनिट बनाओगे तो कम कॉस्ट ही आएगी। तो जो आपने 3000 रुपये का जो वेरिएंस आया है वो यूनिट के कम बनाने की वजह से आया है, हमने बता दिया भैया अपने एग्जामिनर को कि कम बनाने की वजह से। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या है, मुझे बताओ, क्या आपको तीनों से समझ में आई, समझ में आई तीनों चीज? देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 यूनिट की है, एक्चुअल क्वांटिटी 950 यूनिट की है, स्टैंडर्ड प्राइस 100 यूनिट का एक्चुअल। अब देखो यूनिट की वजह से भी डिफरेंस आ सकता है और प्राइस की वजह से भी आ सकता है, क्योंकि यूनिट में भी फर्क है और प्राइस में भी फर्क है। अब देखते हैं कि पहले तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस क्या दिखा था। सबसे पहले निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, यह है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 यूनिट 100 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपए की आई। एक्चुअल क्वांटिटी 950 यूनिट बनाई, 95 रुपये के हिसाब से मिलाई, इतने रुपये की कॉस्ट आई। अब मेरा क्या आ गया 9750 मेरा फेवरेबल आ गया। अब ये जो वेरिएंस आया ये 2 रीजन की वजह से आया है। कौन कौन सी रीजन की वजह से? भैया प्राइस की वजह से भी डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस 100 था, एक्चुअल प्राइस 95 है, और यूनिट की वजह से भी डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब मेरा जो डिफरेंस आ रहा है ये प्राइस की वजह से भी और क्वांटिटी की वजह से भी आ रहा है। जब प्राइस की वजह से आएगा तो उसको मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहेंगे, क्वांटिटी की वजह से आएगा तो उसको मटेरियल यूसेज वेरिएंस कहेंगे। अब चेक कर लेते हैं कि कितना प्राइस की वजह से और कितना क्वांटिटी की वजह से। तो जब मुझे प्राइस की वजह से डिफरेंस निकालना होता है तो सिर्फ प्राइस का डिफरेंस देखता हूँ और क्वांटिटी को साइड कर देता हूँ, क्योंकि क्वांटिटी दोनों में सेम होगी। एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितनी बनाई 95। मैंने एक्चुअल क्वांटिटी क्यों ली, इसका रीजन क्या बताया? इसका रीजन बताया कि कॉस्ट हमेशा एक्चुअल पे इंकर्ड होती है। भाई मैं 1000 यूनिट सोच रहा हूँ और एक्चुअल में बना सिर्फ 950 रहा हूँ, तो मेरी जो कॉस्ट इंकर्ड होगी वो 950 पे होगी, 1000 पे नहीं होगी। सोचने पे थोड़ी कॉस्ट इंकर्ड होती है, एक्चुअली में जो बनाया उस पे होती है। तो मान लीजिए मैंने 950 यूनिट बनाई एक्चुअल में, और मैंने 100 यूनिट का सोचा था, 95 का बन गया, मतलब 5 रुपये मेरे कम लगे। तो 950 यूनिट बनाई और हर यूनिट पे 5 रुपये कम कॉस्ट आई, तो टोटल कॉस्ट जो कम आई वो इस वजह से आई। तब मैं यहाँ पर 1000 लिखता नहीं, आप 1000 नहीं लिख सकते थे, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि आपने 1000 यूनिट नहीं बनाई, आपने बनाई 950, तो खरीदा भी 950 का मटेरियल होगा, तो हर यूनिट पर खरीदने पे 5 रुपये की कम कॉस्ट आपको मिली, तो 950 पे ही कम कॉस्ट आएगी। ये आपके पास प्राइस की वजह से आने वाला वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी 1000 है, अब मैं क्वांटिटी की वजह से वेरिएंस निकाल रहा हूँ, तो प्राइस को आप साइड करूंगा। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरे पास 1000 है, एक्चुअल क्वांटिटी मेरे पास 950 है। 1000 यूनिट 950 में से माइनस करेंगे तो 50 यूनिट मैंने कम बनाई। अब कम बनाई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड प्राइस क्यों ले रहा हूँ, ये आपको भूल गए हो, मैंने क्लास के अंदर बहुत डिटेल में समझाया था, तो दोबारा यहाँ पर समझा देता हूँ कि स्टैंडर्ड प्राइस क्यों लिया। मुझे एक बात बताओ, जब आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करा तो 1000 यूनिट को मल्टीप्लाई करा 100 रुपये से, 1000 यूनिट को 100 रुपये से मल्टीप्लाई करा स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर कितने का अमाउंट जुड़ा हुआ है? 100 रुपये का जुड़ा हुआ है। 1 लाख रुपए आपने यहाँ पर जोड़ रखा है, मतलब यहाँ पर जो अमाउंट जुड़ा हुआ है 100 रुपये से हिसाब से जुड़ा हुआ है। अब आपने क्या करा, 1000 यूनिट आपने सोचा बनाऊंगा, पर बनाई आपने 950, तो 50 यूनिट जो कम बनाई वो 1000 में से है या 950 में से है? जो 50 यूनिट आपने, कोई नहीं बता पाता ये स्टैंडर्ड प्राइस से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रीजन समझ लो, भूल जाते हो, हर बार बताता हूँ मैं क्लास के अंदर, भूल जाता है इंसान, दोबारा बता रहा हूँ। ये 1000 में से 950 माइनस करूंगा तो 50, एक घड़े में 1000 रुपये पड़े हैं, घड़े में 1000 बॉल पड़ी है, बॉल, एक घड़ा है उसमें 1000 बॉल पड़ी है, उसमें से अगर 950 बॉल मैं माइनस कर दूंगा, हटा दूंगा, निकाल दूंगा, तो जो 50 बॉल बची वो 950 में से बची या 1000 में से बची? बताओ। अगर एक घड़े में 1000 बॉल है और उसमें से मैं 950 बॉल निकाल दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो जो 50 बॉल बच जाती है रिमेनिंग, वो उस 1000 में से बची थी या 950 में से बची थी? 1000 में से बची थी। इसका मतलब ये 50 रुपये जो क्वांटिटी है वो इस 1000 में से है, और ये 50 रुपये क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। क्या है 50 रुपये? स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना। इसका मतलब ये 50 रुपये इसमें से है, तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और जब मैं कॉस्ट वेरिएंस निकालना था तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मैंने स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करा था, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं किया था, है ना। इसका मतलब ये जो 50 इंटू 100 के हिसाब से 5000 रुपये, ये इसके अंदर जुड़ा हुआ है 1 लाख के अंदर, इसलिए मैं स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे ये निकालना है कि इस 1 लाख के अंदर कितना एक्स्ट्रा अमाउंट जुड़ा हुआ है। उस 1 लाख को निकालने के लिए स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई किया था, उस 1 लाख को निकालने के लिए स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करा था। इसका मतलब इस 50 यूनिट इंटू 100 के हिसाब से यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो 5000 रुपये, इसलिए स्टैंडर्ड प्राइस। अगर मैं यहाँ पर एक्चुअल प्राइस ले लेता, अगर यहाँ पर मैं एक्चुअल प्राइस ले तो गलती क्या होती? गलती ये होती कि एक्चुअल प्राइस आपका 95 है और 50 इंटू 95 के हिसाब से नहीं जुड़ा है 1 लाख के अंदर। 1 लाख के अंदर 50 इंटू 100 के हिसाब से जुड़ा, क्योंकि देखो 1000 इंटू 100 के हिसाब से जुड़ा है ना, तो 1000 में ही तो 50 यूनिट है, 50 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस के अनुसार से जुड़ा हो, ना कि 95 के हिसाब से। जिसके हिसाब से जुड़ा होगा उसी के हिसाब से तो हटाऊंगा, उसके हिसाब से तो वेरिएंस कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ने पर, भाई प्राइस की वजह से इतना आया, क्वांटिटी की वजह से इतना आया, इन दोनों को जोड़ने पर ये आना चाहिए, मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस के बराबर हो।
अब आ जाइए सर, 2 चीज़ें आपको और सिखानी है, 2 चीज़ें आपको और सिखानी है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि को देखो होता क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर ना, जब मैंने पहली बार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ी थी, तो मैंने रटा था। क्योंकि मुझे जो टीचर मिले थे, उन्होंने मुझे लॉजिक ढंग से नहीं बताया था। कुछ लॉजिक तो उन्होंने मुझे ढंग से नहीं बताया किस चीज़ का, कुछ लॉजिक तो मैं नहीं समझ पाया, कि हर चीज़ में टीचर की गलती नहीं होती। कुछ चीज़ें देखो, जो हम लॉजिक पढ़ रहे हैं, ये लॉजिक के साथ जो हम क्लासेस कर रहे हैं, हर कोई टीचर इन लॉजिक के साथ क्लासेस नहीं करा पाता। मैंने देखा है, कई सारे टीचर को देखा है मैंने, उनको खुद को नहीं पता होता लॉजिक के बारे में कि ये लॉजिक कहाँ से आ रहा है। तो जब मैंने पढ़ा था तो मैंने को नहीं आया था ये स्टैंडर्ड, ये कॉस्ट वेरिएंस मेरे को कभी समझ नहीं आया कि ये क्या है एक्चुअल में, ये क्यों कर रहे हैं हम, क्या है, समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने टाइम पे पढ़ा, 2017 की बात कर रहा हूँ, पहली बार 2017 में पढ़ा था मैंने। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार दो गलती होती है यहाँ पर इंसान से। पहला, सही टीचर ना मिलने का, दूसरा खुद ने सही से ना पढ़ा हो। ये 2 चीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर सही मिल जाता है, पर स्टूडेंट ढंग से ध्यान नहीं लगाता, तो यहाँ पर ओवरऑल स्टूडेंट की गलती होती है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ध्यान लगाना तो चाहता है, पर टीचर उतना एफर्ट नहीं डाल पा रहा, उतनी चीज़ें उसको बता नहीं पा रहा, उतना उसको डिटेल में नहीं बता पा रहा। यहाँ पर टीचर की कमी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बहुत डिटेल में चर्चा करी है। अपने अकॉर्डिंग बात बताऊँ, तो मुझे मेरे टीचर ने कभी समझाया नहीं कि ये एक्चुअल में ये जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालते हैं या यील्ड वेरिएंस निकालते हैं, ये क्यों निकालते हैं। तो मैंने ये ठान लिया कि भैया कल को, क्योंकि मेरे को शुरू से ही मेरा था कि यार मुझे पढ़ाना ही है। मैंने डाल लिया कि भाई ये सारी चीज़ें इस लेवल पे डिटेल में बताया दो कि स्टूडेंट को कभी प्रॉब्लम आए ना, और वो एकदम ही हिट करे दिमाग के अंदर कि अच्छा मिक्स इस वजह से निकालते हैं और यील्ड इस वजह से निकालते हैं। थोड़ा मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ वापस। तो हमने जब देखा था चार्ट को, तो चार्ट के अंदर हम देखा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के 2 पार्ट होते हैं। ये रहा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के 2 पार्ट होते हैं। मैंने आपको बताया कॉस्ट वेरिएंस में आने की रीजन क्या है, वेरिएंस आने का रीजन है 2। या तो वो प्राइस की वजह से वेरिएंस आ रहा है, या वो क्वांटिटी की वजह से आ रहा है। अगर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर प्राइस की वजह से वेरिएंस आ रहा है, तो उसको मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहेंगे। और अगर उसमें क्वांटिटी यूनिट वॉल्यूम की वजह से कोई वेरिएंस आ रहा है, तो उसको मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब सर यूसेज के अंदर भी फर्दर 2 पार्ट होते हैं, एक को कहा जाता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और दूसरे को कहा जाता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब ये मटेरियल मिक्स क्यों निकालते हैं और यील्ड क्यों निकालते हैं, उसको समझ लो आप। ये समझ आ रहा हूँ। एक बार आप भूल गए होंगे, मुझे पता है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, यहाँ मैं रिवाइज कराने ही आया हूँ। लिखा भी है एडवांस एग्जाम्पल, क्लास में भी ये एग्जाम्पल लिया था। मान लीजिए आपके पास एक किशमिश का बॉक्स है, किशमिश काजू बादाम का बॉक्स है, सामने दे रखा है आपको, मैंने दिखा भी रखा है। किशमिश बादाम काजू किशमिश और बादाम, ठीक है, 3 जने एक बॉक्स के अंदर जुड़े हुए हैं। अब इसके अंदर बॉक्स के अंदर कितने यूनिट वॉल्यूम बादाम की आनी चाहिए, कितनी काजू की आनी चाहिए और कितना किशमिश की आनी, तब जाके ओवरऑल कॉस्ट निकले। मैंने यही देखा है। मैंने लिखा है कि देखो स्टैंडर्ड डाटा है कि जब हम कोई बॉक्स बनाएंगे, ध्यान सुनना, जब हम कोई बॉक्स बनाएंगे उसमें 600 यूनिट, 600 यूनिट मतलब एक दाना 1 यूनिट कंज्यूम करेंगे, तो किशमिश का एक दाना होगा तो एक दाना कंज्यूम करेंगे, तो इस तरीके से 600 जो किशमिश के दाने हैं वो इसमें डालेंगे, 800 दाने काजू के डालेंगे और 1000 दाने बादाम के डालेंगे। बड़ा बॉक्स बना रहे हैं, अच्छा खासा, तो छोटा दिख रहा है यहाँ पर बड़ा बॉक्स बना रहे हैं, जिसमें 600 किशमिश के दाने, 800 काजू के दाने और 1000 बादाम के दाने डालेंगे। ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब बॉक्स बनाने से पहले मैंने ये रेशियो ली है। ये देखो मैं 600, 800 और 1000 के इस रेशियो के अंदर इस बॉक्स के अंदर डालूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि सारे के 1000 किशमिश डाल दिए, 1000 बनना है, ऐसा नहीं। थोड़ी कम किशमिश, बादाम थोड़े ज़्यादा, और सॉरी काजू थोड़े ज़्यादा, बादाम सबसे ज़्यादा। तो इस तरीके से मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया, और ऐसे कॉम्बिनेशन को स्टैंडर्ड रेशियो कहते हैं। 600, 800, 1000, 6, 8, 10 की रेशियो में मैं डाल रहा हूँ। अब किशमिश, एक किशमिश मुझे 1.5 रुपये का पड़ता है, एक बादाम मुझे 2 रुपये का पड़ता है, और काजू और एक बादाम मुझे 2.5 रुपये का पड़ता है। इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता चलेगा मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट ये है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही है, तो पूरा बॉक्स जो बनेगा उसका कॉस्ट आएगी 5000 रुपये। ये मैं अनुमान लगा रहा हूँ, एक्चुअल में नहीं करा है, मैं बस एस्टिमेट कर रहा हूँ कि देखो इतने इतने किशमिश काजू बादाम डालेंगे, इतने इतने इसकी कॉस्ट का रेट है,
उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 रुपए का ये डब्बा बनेगा। अब एक्चुअल में हुआ क्या? अब एक्चुअल में हुआ ये कि जब मैं एक्चुअल में इस बॉक्स को बना रहा था, तो इस बॉक्स को बनाने में मैंने सोचा था 600 डालूँगा, पर मैंने 640 डाल दिए। क्या ये वॉल्यूम की वजह से वेरिएंस नहीं आया होगा? आएगा। आपने सोचा था 800 काजू डालोगे, पर आपने 950 डाल दिया। आपने सोचा था 1000 बादाम डालोगे, आपने 870 डाल दिया। अब देखो, अब सबसे पहली गलती तो क्या हुई? सबसे पहली गलती ये हुई कि जिस रेशियो में मैंने सोचा था कि किशमिश, काजू, बादाम डालूँगा, एक्चुअल में उस रेशियो के हिसाब से नहीं डाला। मैंने सोचा था कि मैं इस रेशियो के हिसाब से डालूँगा, 6, 8, 10 के हिसाब से डालूँ। स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से मैं अपने बॉक्स को बनाऊँगा, 600, 800 और 1000 के साथ। स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से मैं अपने बॉक्स को बनाऊँगा, ये मैंने डिसाइड किया था, पर जब मैं एक्चुअल में बॉक्स बनाना तैयार करा, काजू, किशमिश, बादाम डालने चालू करे, तो वो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से एक्चुअल क्वांटिटी मैंने नहीं डाली। जब सही तरीके से सही क्वांटिटी में मिक्स ना करने की वजह से वेरिएंस आता है। आपने मिक्स ढंग से नहीं किया। मिक्स क्या बोलते हैं इसको? मिक्स। भाई काजू, किशमिश, बादाम 600, 800, 1000 के बेसिस पर मिक्स करना था, ठीक है? और आपने 600, 800, 1000 के बेसिस पर मिक्स नहीं सर, करना था 2400 रुपए और कर दिया आपने 2460। मतलब टोटल क्वांटिटी को मिलाकर सिर्फ 2400 यूनिट ही डालनी थी किशमिश, काजू, बादाम की, पर आपने ज्यादा डाल दी। अच्छा ठीक है, आपने ज़्यादा डाल दी ना, तो इसकी वजह से भी तो वेरिएंस आया होगा, 60 यूनिट ज़्यादा डाली। तो सर ध्यान सुनिएगा, जब आप सही तरीके से मिक्स नहीं करते हैं, तो सही तरीके से मिक्स ना करने की वजह से जब वेरिएंस आता है, इसको मटेरियल मिक्स वेरिएंस कहते हैं। आपने मिक्स करना है 6, 8, 10 की रेशियो में और टोटल यूनिट डालनी थी 2400, आपने टोटल डाल दी 2460। आपने यूनिट ज़्यादा डाल दी, इससे भी तो वेरिएंस आएगा। भाई ज़्यादा यूनिट डाल रहे हो, तो इससे जो वेरिएंस आएगा इसको मटेरियल यील्ड वेरिएंस कहें। डालनी चाहिए थी 2400, आपने डाल दी 2460, तो मतलब एक्स्ट्रा 60 यूनिट आपने ज़्यादा डाल दी उस बॉक्स में एक्चुअल में। पर आपने जो एक्स्ट्रा 60 यूनिट डाली, तो उससे एक्स्ट्रा 60 यूनिट पे एक्स्ट्रा कॉस्ट भी तो आई होगी। इसको क्या कहा जाता है? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस क्या होता है? मिक्स वेरिएंस का मतलब होता है कि आपको जो एक्चुअल में क्वांटिटी डालनी है, एक्चुअल में रॉ मटेरियल डालना है, वो आपको स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से मिक्स करनी थी। पर आपने उसको स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से मिक्स नहीं करी, अपने हिसाब से कुछ भी डाल दी। तो जब आप एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से मिक्स नहीं करते, इसकी वजह से वेरिएंस आ जाता है, उसको मटेरियल यील्ड वेरिएंस कहते हैं। ठीक है सर, समझ में आया? अब इधर ध्यान सुनो। अब देखिए सर, वैसे तो रेशियो 2400 के बेसिस पर डिसाइड हुई है ना। अब मैं इसको इसको कंपेयर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर 2400 को बांटा है 6, 8, 10 की रेशियो में और यहाँ 2460 को बांटा है। मैं कैसे कंपेयर करोगे? भाई अगर यहाँ 2400 होता और यहाँ भी 2400 होता, तभी तो मैं रेशियो को कंपेयर करता। एक में आपने 2460 को 3 हिस्से में बांटा है और एक में आपने 2400 को 3 हिस्से में बांटा है, तो भी कंपेरेबल नहीं है ना। ये कंपेरेबल कब होगा? जब आप इस 2460 को इस रेशियो के अकॉर्डिंग बांटोगे, तो पता चलेगा कि भाई किस रेशियो में बांटा हुआ है, ये सही है या नहीं है। तो मैंने क्या करा, इस 2460 को ये देखा कि जो एक्चुअल मेरा 2460 यूनिट है, उसको मैं स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांटूंगा तो कितना आता है। तो मैंने क्या करा, 2460 को डिवाइड करा इस टोटल रेशियो से। रेशियो में बांटना आता है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है ना। तो 2460 को डिवाइड करा, 6, 8, 10, 8 से 14, 24 आया। तो 2460 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10, इस तरीके से ये आ गया। तो 15,820। तो मैं कहूंगा देखो 2460 अगर स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बढ़ती तो ये इतना आता। आपको डालना चाहिए था 615। 600 नहीं डालो, क्योंकि 600 तो तब डालेंगे जब 2400 यूनिट डाल रहे हैं। आपने ज्यादा डाली ना, कोई बात नहीं, आपने ज्यादा डाल दी, तो ज्यादा भी डाल दी तो इस हिसाब से डालनी चाहिए थी ना। आपको 2460 में से 615 डालना चाहिए था किशमिश, 820 में डालनी चाहिए थी वो, और 1025 डालना चाहिए था बादाम। तो आपने डाला कैसे? आपने ऐसे डाल दिया। तो बताओ ये मिक्स सही हुआ है या नहीं हुआ? अब इन पे हम क्या निकालेंगे? अब इनके बेसिस पर हम क्या निकालेंगे? इनके बेसिस पर हम क्या निकालेंगे? आपने सही से मिक्स नहीं, तो मिक्स नहीं हुआ है ना। अब तो मैंने सेम क्वांटिटी ले ली, अब कंपेरेबल है। अब सेम क्वांटिटी ले ली, आपने ढंग से मिक्स नहीं करा। तो जब हम एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से मिक्स करते हैं, उसको हम कहते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड। कसम से कह रहा हूँ, जब 2017 में मैंने पढ़ा था, मुझे आज तक समझ नहीं आई ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती क्यों क्या है, उसको निकाली क्यों जाती।
मुझे आज तक समझ नहीं आया। बट जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि पहले ये समझ लो कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है कि आप अपने एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से मिक्स करके देख रहे हो कि कितना हो जाता, और आपने किस हिसाब से करा। ये होना चाहिए था, हिसाब से डलना चाहिए था बॉक्स के अंदर, आपने इस हिसाब से डाला। अब इन दोनों को कंपेयर करके मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाला जाएगा। क्या आपको समझ आया या नहीं आया? क्या आपको क्लियर हुआ? यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दो, यहाँ मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जब हम एक्चुअल क्वांटिटी को मिक्स करते हैं स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से, उसको हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अभी आगे जाकर आपके पास आएगा न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब कंफ्यूज होगा स्टूडेंट कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और न्यू में क्या फर्क है। समझ लो ध्यान से, जब मैं एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से देख रहा हूँ, रीजन क्या है भाई, आपको 6, 8, 10 के हिसाब से डालना चाहिए था एक्चुअल में, पर आपने नहीं उस हिसाब से डाला। इस वजह से जो वेरिएंस आया उसको मिक्स वेरिएंस। तो जब मैं मिक्स वेरिएंस निकालूंगा तो मैं एक्चुअल क्वांटिटी को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करूंगा। सर क्यों? इसका क्यों? इससे क्यों नहीं कर रहे? इससे इसलिए नहीं कर रहे कि एक्चुअल को स्टैंडर्ड से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एक्चुअल जो है वो 2460 यूनिट के बेसिस पर है, स्टैंडर्ड 2400 के बेसिस पर है, तो कंपेरेबल नहीं है। जब मैं एक्चुअल क्वांटिटी को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करूंगा तो फिर कंपेरेबल भी है। देखो ये भी 2460 है, ये भी 2460 है, तो इसकी वजह से तो वेरिएंस नहीं आएगा ना। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा, देखो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो कहीं ना कहीं 2460 और 2400, 2460 और 2400, इसकी वजह से भी वेरिएंस आ जाएगा और मिक्स की वजह से भी आ जाएगा। ईल्ड की, इसको ईल्ड कहते हैं, ईल्ड की वजह से भी आ जाएगा और मिक्स की वजह से भी आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें तो सिर्फ मिक्स निकालना है ना। तो आपको अगर सिंगली सिर्फ मिक्स निकालना है तो ऐसे में आप देखो, अगर आप इस वाली को, इस पूरे को और इस पूरे को कंपेयर करोगे ना तो आपका यूसेज वेरिएंस आता है, क्योंकि यूसेज वेरिएंस के अंदर दोनों जुड़े होते हैं, ईल्ड भी और मिक्स भी, राइट। तो अगर आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी को और एक्चुअल क्वांटिटी को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? यूसेज वेरिएंस, क्योंकि उसमें मिक्स, और ये रहा मिक्स, मिक्स ऐसे नहीं हुआ, मिक्स वेरिएंस भी आएगा और ईल्ड भी आएगा। अगर मुझे सिर्फ मिक्स और मिक्स निकालना है, ईल्ड नहीं निकालना, तो फिर मुझे एक्चुअल क्वांटिटी को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए ना। क्योंकि अब मैं ये नहीं कहूंगा ना कि अच्छा इन दोनों की वजह से तो कोई वेरिएंस नहीं, ये भी 2460 ये भी 2460, तो ईल्ड तो नहीं हो सकता, तो मिक्स निकल जाएगा। पर अगर सिर्फ मुझे ईल्ड निकालना हो तो मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा दोस्त, क्योंकि अगर मैंने इसको और इसको कंपेयर करा तो देखो ये भी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से है और वो भी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से है, तो मिक्स का नहीं आएगा और सिर्फ ईल्ड आ जाएगा। देखो ये भी 2460, ये 2400, तो सिर्फ ईल्ड आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि ईल्ड निकालते टाइम आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कंपेयर करना है। क्यों? क्योंकि जब आप ईल्ड निकाल रहे हो तो आपका पर्पस ईल्ड होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। तो जब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कंपेयर करोगे तो यहाँ देखो, क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से है? यस। ये स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से? यस। तो इन दोनों को कंपेयर करने में मिक्स तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा? सिर्फ ईल्ड। देखो ये 2460 और ये 2400, ईल्ड आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो ये 2460, ये 2460, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ईल्ड की वजह से तो नहीं आएगा, सिर्फ मिक्स की वजह से आएगा। समझ में आया कि जब मिक्स वेरिएंस निकालना है तो मुझे किसको किससे कंपेयर करना है। मिक्स वेरिएंस निकाल लो, चाहे ईल्ड वेरिएंस निकाल लो, चाहे यूसेज वेरिएंस निकाल लो, दोस्त आपका मल्टीप्लाई सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइस से होगा। इस बात पे नोटिस करिएगा, स्टैंडर्ड प्राइस से ही मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि यूसेज वेरिएंस में हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड। क्योंकि यूसेज के ही ये दोनों पार्ट है, मिक्स और ईल्ड, तो मिक्स और ईल्ड में भी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस से ही होगा। तो बस ये समझ लो कि कंपेयर किसको किससे करना है। मिक्स निकालते टाइम एक्चुअल क्वांटिटी को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करना है, और ईल्ड निकालते टाइम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करना है। क्या आपको समझ में आया? लॉजिक क्लियर हुआ? ये देखो, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को किससे कंपेयर करा? इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल देखो। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी मेरी? अलग अलग में 615, 820 और 1025 इधर थी।
और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी जो इधर थी, 640, 950 और 870, इन दोनों को कंपेयर करूंगा ना। स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई किया गया था, और जब मैं यूसेज निकाल रहा था, यूसेज का ही तो पार्ट है ये मिक्स, तो यूसेज में स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करा, तो मिक्स और यील्ड में भी स्टैंडर्ड प्राइस से ही मल्टीप्लाई करोगे दोस्त, ठीक है। तो मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, तो इन दोनों से क्या निकल गया, मिक्स निकला, कि गलत मिक्स हुआ है, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस से करा तो ये आपके पास मिक्स वैल्यू। अगर मैं यील्ड निकालूंगा तो यील्ड में मैं एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं स्टैंडर्ड से कंपेयर करूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड भी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी स्टैंडर्ड है, तो फिर यील्ड निकलेगा, सिर्फ सिंगल यील्ड निकलेगा। ये देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कंपेयर करना है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो, 600, 800, 1000, ये 6:8 की रेशियो में है, यस, ये 2400 है, ये 6:8 की रेशियो में है, ये 2460 है। अब हमें इससे फिर क्या बनेगा, क्या ये मिक्स गलत हुआ, नहीं, ये डिफरेंस आएगा 2400, 2460 का, बस जोड़ के देख लो, यहाँ 15 का डिफरेंस आया, यहाँ कितने का है, 20 का, यहाँ कितने का है, 25 का, देखो 15, 20 और 25, 60 होता है, सिर्फ 60 का ही डिफरेंस की वजह से आएगा, रेशियो के हिसाब से नहीं आएगा। ये लो सर, आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट। कंसेप्ट क्लियरिटी हो तो फिर ये लॉजिक समझ में आता है, ये बहुत ईजी हो जाता है। इसके बाद मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, मैंने क्लास के अंदर भी ट्रिक बताई थी, आप सबसे पहले लिखो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, ये ट्रिक बताई थी। रिवाइज पहले तो ये लिख लो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। जब आप पहले में से चौथा माइनस करोगे तो आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जब आप पहले में से तीसरा माइनस करोगे तो आएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और तीसरे में से चौथा माइनस करेंगे तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो रटवा दिया था मैंने क्लास के अंदर दोस्त, रटवा दिया था। दूसरे में से तीसरा माइनस करोगे तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और पहले में से दूसरा माइनस करोगे तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस। रटवा दिया था मैंने इसको, और समझाया था कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। देखो बार बार लिखवा लिखवा के रटवा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगर मैं आपसे बोलूँ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है, अगर मैं आपसे बोलूँ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है जब मेरा एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं होती, तो फिर मैं एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से निकालता हूँ। तो जब आप एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से निकालोगे तब बनेगी वो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट एंड एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लास्ट और एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा एक बार। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल लॉस, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। इफ इन क्वेश्चन देयर इज अ नॉर्मल लॉस, तो 3 टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है आप। अगर क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस हो तो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, और तीनों टाइप के क्वेश्चन में कब क्या करना है ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर वन कि स्टैंडर्ड डाटा आपको दे रखा है, 3 मटेरियल है, मटेरियल ए में इतना लगाऊंगा 100 kg, मटेरियल बी में 150 लगाऊंगा, मटेरियल सी में 50 kg लगाऊंगा। एक्चुअल दे रखा है 150, 100 और 100। एक्चुअल में हमने इतना इतना लगाया, हमने सोचा था इतना लगाएंगे, एक्चुअल में इतना लगाया, सोचा था 100 kg लगाऊंगा मटेरियल का, लगाया 150, इसका 150 सोचा था, लगाया था 100, इस तरीके से आ गया। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने कितनी लगाई टोटल, सोचा था टोटल कितनी लगाओगे, सोचा था 300, पर एक्चुअल में कितनी लगाई 350। फिर अगर नॉर्मल लॉस हुआ, इसमें 80 और इसमें 1300, इसका नॉर्मल लॉस निकाल लिया आपने, नॉर्मल लॉस इसका डायरेक्टली निकाल के 80 और इसका निकाला तो नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद ये जो निकल कर रहा लास्ट में वो आपके पास सेम आ गया। तो आपको टाइप नंबर 1 में ये देखना है, टाइप नंबर 1 में आपको ये देखना है कि 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 यहाँ पर नॉर्मल लॉस से पहले का जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो सेम है या डिफरेंट है, और नॉर्मल लॉस के बाद की क्वांटिटी सेम है या डिफरेंट है। अगर नॉर्मल लॉस की बाद की क्वांटिटी सेम है तो आपको उसको इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना, नॉर्मल लॉस को इग्नोर कर देना। और नॉर्मल लॉस की बाद की क्वांटिटी अगर अगर अलग है, डिफरेंट है, या तो देखो ये डिफरेंट होगी या ये डिफरेंट होगी। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा दोनों डिफरेंट होगी, तो क्या करना है, 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अगर नॉर्मल लॉस से पहले की क्वांटिटी अलग अलग है, इसका मतलब ये जो है 300 ये स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से, तो 150 इसका रेशियो निकाल लो, और ये 350 स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं है, तो इस एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से निकाल के रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आया।
अगर नॉर्मल लॉस से पहले का, नॉर्मल लॉस से पहले की जो यूनिट है, क्वांटिटी है, वो डिफरेंट है, तो समझ लेना इस नीचे वाले पोर्शन को भूल जाना और ये बन जाएगा सिंपल क्वेश्चन। और देखना ये 300 में इस तरीके से करना चाहिए, इसने 350 करा तो यहाँ से यील्ड आ जाएगा, है ना, और मिक्स वेरिएंस और स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ से मिक्स आ जाए। तो एक्चुअल क्वांटिटी को फिर स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांटना है। देखो एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो बन गई 100, 150, 50, 2:3:1 और मैंने देखो बांट दिया, ये आगे रिवाइज स्टैंडर्ड। तो इसको और इसको कंपेयर करूंगा तो मिक्स निकलेगा, और इसको कंपेयर करूंगा तो यील्ड निकल। तो नॉर्मल लॉस से पहले का अगर यूनिट सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो ऐसे में आप सिर्फ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही निकालोगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब रिवाइज ही निकालोगे और बाकी नीचे वाले को इग्नोर कर दोगे। मजा तो तब आएगा जब आप टाइप नंबर 2 देखेंगे। अब टाइप नंबर 2 में देखो कि भैया यहाँ पर मैंने यूनिट लगाई, एक्चुअल में इतना लगाई, सोचा था इतना, एक्चुअल में इतने लगाई और 450 450 आ गया। अब देखो नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं और ऊपर सेम आ रहे हैं, देख रहे हो आप। अब मुझे एक बात बताओ, ये 450 और ये भी 450 है, ठीक है। अब ये 450 और ये भी 450 है। अब मैं इसका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जरा कैलकुलेट करेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड कैसे क्वेश्चन निकलेगी। रिवाइज स्टैंडर्ड निकालने का तरीका सिंपल है, एक्चुअल जो क्वांटिटी है उसको स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांट दो। देखो 20, 15 और 10, तो स्टैंडर्ड रेशियो कितनी बनेगी जरा बताना सर। 20, 20, 15 और 10। 20, 15, 10 का 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 4 3 2 की रेशियो बांट। तो जब एक्चुअल क्वांटिटी को मैं 4 3 2 की रेशियो में बांटूंगा, देखो ये बांटी, 4 3 2 होता है 9, तो 450, 9 से डिवाइड 4 से 200 आया, 450, 900 डिवाइड बाई 3, 150 आया और 400, ये 100 आ गया। जब मैंने एक्चुअल क्वांटिटी को, क्या बोला, एक्चुअल क्वांटिटी को जब मैंने स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांटी तो मेरा आया 200, 150 और 100। क्या ये मेरा यही नहीं है? 200, 150 और 100 मेरा यही है। हाँ सर, ये तो यही निकल गया, ये तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन गई। कैसे बनी पता है आपको? कैसे बनी? क्योंकि पिछली पहले क्या होता था कि ये वाला यूनिट अलग होती थी, ये वाली। अब मेरी बात सुनो ना, अब 450 को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांटोगे तो ये भी तो 450 ही है, ये भी तो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से तो बटी हुई है। तो इसको इस रेशियो के बांटोगे तो यही तो आएगा दोस्त, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, समझ में आ रहा है? तो जब आपका लॉस से पहले का जो आउटपुट है सेम है, मतलब एक्चुअल आउटपुट भी आपने 450 लगाया, स्टैंडर्ड भी 450, तो रिवाइज की जरूरत ही क्यों नहीं है? रिवाइज निकालने की जरूरत ही नहीं रिवाइज स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी रिवाइज ही हो जाएगा, तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या बन जाएगा? रिवाइज। क्योंकि देखो जब एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांटोगे तो ये भी तो एक्चुअल क्वांटिटी 450 है, तो ये भी तो यही तो आएगा। देखो मैंने करके भी दिखाया, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांटोगे तो देखो ये आएगा 200, 150, 200, यही आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है। सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तब निकालने का बेनिफिट होता है जब 450 की जगह 500 होता है यहाँ पर, या 400 होता। ये दोनों एक जैसे नहीं होता, क्योंकि 500 होता तो इसका रेशियो से करता तो ये नहीं आता, कुछ अलग आता, तब अलग रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अभी निकाल भी लोगे तो कोई समस्या नहीं है, निकाल भी लोगे तो कोई समस्या नहीं है, यार मैंने निकाल दिया तो क्या होगा, पर उससे टाइम वेस्ट होगा बस। लॉजिकली आप देखोगे तो 450 को जब मैं 4 3 2 में बांटूंगा तो यही आएगा भाई, तो मैं सीधे सीधे लिख दूंगा कि जो मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वही मेरी रिवाइज बन गई। निकालने की जरूरत नहीं है, अलग से लिख लेना स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल टू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बस। क्योंकि इधर एक्चुअल और ये बराबर है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तब अलग आती है जब ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट अलग अलग होते हैं। लो समझ में आ गया। बट दोस्तों जब ये समझाना जरूरी नहीं था, ये समझाना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि अगर निकाल भी लेते तो आपका यही आता तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लॉस से पहले का जो अमाउंट अगर डिफरेंट करता है तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालो, अगर सेम करता है तब भी निकाल लो, क्योंकि हम कहते हैं कि सेम होता है तो स्टैंडर्ड ही रिवाइज बन जाता है, और मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। पर अगर आपको ये दिमाग नहीं लगाना, सोचना ही नहीं है, तो सीधे सीधे करो, लॉस से पहले का जो यूनिट होगा उससे सिर्फ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही निकलेगी, एक्चुअल को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांटेंगे, सिर्फ ऐसे निकले। पर लॉस के बाद की अगर जो यूनिट है अगर उसमें डिफरेंट आता है, अगर सेम आता है तो इग्नोर करना है, पर अगर डिफरेंट आता है तो फिर क्या निकालना है? न्यू स्टैंडर्ड क्या नया कंसेप्ट, न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब ये न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है? न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है कि स्टैंडर्ड को एज पर एक्चुअल बांटो, स्टैंडर्ड को एज पर एक्चुअल बांटो। ये देखो आपको न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो,
जब एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं उसको रिवाइज कहते हैं। एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से, तो उसको रिवाइज कहते हैं। यहाँ क्या कहता है, जब स्टैंडर्ड आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से कन्वर्ट किया कर दिया जाता है तो न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्योंकि देखो सर सिंपल सी बात है, मैं तो कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर 400 के हिसाब से डाटा दे रखा है और यहाँ 420 के हिसाब से। दो रेशियो आपस में तभी कंपेयर होती है जब दोनों सेम केजी पे हो। अब देखो यहाँ पर जो डाटा दे रखा है वो 400 के हिसाब से है और यहाँ डाटा दे रखा है 400, तो मैं कैसे स्टैंडर्ड एक्चुअल को कंपेयर करूंगा? तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल कभी भी कंपेयर नहीं हो पाएंगे, वो तभी कंपेयर होंगे जब दोनों का बेस सेम होता है। अब जब कभी भी आपको ये देखने को मिले कि स्टैंडर्ड का और एक्चुअल क्वांटिटी का बेस सेम नहीं है तो फिर पहले आप स्टैंडर्ड को चेंज करोगे एक्चुअल के हिसाब से, क्योंकि एक्चुअल कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल तो जो खर्च हो गया वो हो गया, इनकर्ड हो गया जो हो गया। स्टैंडर्ड जो आपने सोचा था उस सोच को चेंज करोगे और कहोगे अच्छा मैंने 400 के हिसाब से सोचा था पर आपने 420 के हिसाब से खर्चा करा है, तो मैं भी अपने 400 के हिसाब से जो डाटा दे रखा है उसको भी कन्वर्ट कर लेता हूँ 420। जब स्टैंडर्ड भी 420 के हिसाब से हो जाएगा और एक्चुअल भी 420 के हिसाब से होगा तभी मैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल डाटा को कंपेयर करूंगा। आज समझ में आ रही है क्यों निकालते हैं हम रिवाइज न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी? जब आप न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालोगे तो पुरानी वाली जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो आप इग्नोर कर दोगे और हर जगह जहां जहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी वहां वह न्यू लोगे। पहले लॉजिक को ध्यान समझो। लॉजिक ये कहता है कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल को तभी कंपेयर करोगे जब दोनों की बेस सेम होगा। अब मेरा स्टैंडर्ड का बेस है 400 का और एक्चुअल का बेस है मेरा आपके पास 420 का, तो मैं क्या कंपेयर कर सकता हूं? नहीं कर सकता मेरे भाई, कंपेयर ही नहीं कर सकते आप। स्टैंडर्ड भी 420 होना चाहिए और एक्चुअल भी 420 होना चाहिए, तभी आप स्टैंडर्ड और एक्चुअल डाटा को कंपेयर करोगे। तो मैंने जब अपने स्टैंडर्ड डाटा को जो 400 के हिसाब से था उसको कन्वर्ट कर लिया जब 420 के हिसाब से, एक्चुअल के हिसाब से, उसको न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहा। अब जब मैंने न्यू निकाल ली तो फिर मैं क्या पुरानी वाले से कोई मतलब रखूंगा? नहीं, क्योंकि मुझे 400 के हिसाब से चाहिए ही नहीं, तभी तो न्यू निकाली। तो जब भी आप कोई वेरिएंस निकालोगे तो फिर जहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है पुरानी वाली ना लेकर नई वाली ली जाए। क्या आपको समझ आया? तो सर अब मैं क्या करूंगा, इस 400 वाले डाटा को, ये जो 400 का डाटा ना, 400 में से 200 ये 150 100, 400 के डाटा को मैं अब 420 के हिसाब से कन्वर्ट करूंगा। बस ये बोला न्यू स्टैंडर्ड, क्योंकि बेस सेम करूंगा तभी मैं दोनों डाटा को कंपेयर कर पाऊँ। तो सर कैसे कंपेयर करोगे? अब देखो ऐसे करेंगे, यूनिटरी मेथड मैंने सिखाया था। देखो 400 में से अगर 200 हिस्सा ए का है तो 420 में से कितना ए का होगा? कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। देखो 400 केजी है, उसमें से अगर 200 हिस्सा ए का है तो 420 में से कितना ए का होता? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एक्स इधर चले जाएगा, 400 एक्स हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू निकल गई 200। तो अगर 400 केजी में 200 केजी ए का हिस्सा था तो 420 में 210 केजी ए का होता स्टैंडर्ड। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड को एक्चुअल के हिसाब से कन्वर्ट करना। इसी तरीके से 400 केजी में से अगर 150 केजी बी के हिस्से में था तो 420 केजी अगर होता तो कितना हिस्सा बी का होता? तो एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एस की वैल्यू फाइंड आउट करो और एस की वैल्यू आ गई है। तो अगर 400 केजी मेरे पास डाटा, 400 केजी मेरे पास आउटपुट होता तो उसमें 150 हिस्सा बी का होता। और अगर 400 केजी होता तो अगर मेरे पास 400 की जगह 420 केजी होता तो कितना हिस्सा होता? 157.5। इसी तरीके से अगर 400 में से 100 हिस्सा मटेरियल सी का होता तो 420 में से कितना सी का होता? क्रॉस मल्टीप्लाई करके एस की वैल्यू 105 आया था। तो अब मेरे पे नई स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई 420 के हिसाब से, ये आ गए मेरे पे 210 तो 97.5, ये इनको जोड़ देंगे ये 420 आ जाएगा। 420 नहीं आएगा, लॉस भी तो आएगा इसमें, और उससे पहले का लिया है ना हमने डाटा। 472.5 आ रहा है और फिर लॉस यहाँ से माइनस करेंगे तब जाके 400 आएगा। ठीक है सर, मतलब बेसिकली 420 आएगा। बेसिकली कि हमने 420 के हिसाब से करना, इसको जोड़ने पे 420 नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद देखो इनके जोड़ने पे भी तो 400 नहीं आ रहा दोस्त। 200 150 और 100 को जोड़ने पे 450 आ रहा, ना कि 400 का। मतलब हम ये देख रहे हैं कि लॉस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 400 में से अगर ये 3 हिस्से हैं तो 420 के में से क्या 3 हिस्से हो। ठीक है, उसको कंसीडर कहाँ करा मैंने, वो होता भी नहीं है, आप डायरेक्ट ही निकालते। अब ये अज्यूम करके चलते हो कि देखो लॉस के बाद जो 400 के आया उसमें ये 3 हिस्सा था तो 420 में ये 3 हिस्सा क्या होता?
तो बन गई न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के बाद अब हर बार वेरिएंस में न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही। अब नंबर 3 ऐसा आ सकता है, वैसे तो बहुत कम आता है, उसमें ऐसा आ सकता है कि ऊपर वाला भी डिफरेंट हो, नीचे वाला भी डिफरेंट हो। तो कुछ नहीं करना, अगर ऊपर वाला डिफरेंट है तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालो, अगर नीचे वाला डिफरेंट है तो न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी बस। अगर ऊपर वाला सेम हुआ तो तब भी रिवाइज निकाल लेना, क्योंकि ऊपर वाले से हमेशा रिवाइज निकलेगा और नीचे वाले से हमेशा न्यू स्टैंडर्ड निकलेगा। और नीचे वाला अगर सेम हुआ तब कुछ नहीं करना, क्योंकि मान लीजिए भाई ये भी 800 है और ये भी 900 है सॉरी, ये भी 900 है, ये भी 900। मैं न्यू तो तब निकालता हूँ जब बेस सेम नहीं होता तो कंपेरेबल नहीं होता। अब ये भी 900 केजी है और ये भी 900 केजी है, तो भाई ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल का बेस सेम है ना, तो कंपेयर कर दो ना डायरेक्ट। न्यू निकालने की जरूरत क्या है? न्यू कब निकालते हैं? जब बेस सेम नहीं होता है, तो न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी में बेस सेम करा जाता है एक्चुअल के हिसाब से, तब कंपेरेबल बन। और ऊपर वाले में सेम हो या डिफरेंट हो आप निकाल लो। देखो जब डिफरेंट होता है तब तो निकालना ही पड़ेगा रिवाइज स्टैंडर्ड। जब सेम होता है तो इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है वही रिवाइज स्टैंडर्ड बन जाता है। मतलब जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसी को ले लो डाटा रिवाइज में भी, कि सेम ही आएगा। सेम में आप RSQ निकालोगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो स्टैंडर्ड ही आएगा। फिर भी इतना दिमाग मत लगाओ, सीधे सीधे कहो कि ऊपर वाला सेम हो या ना हो, मैं तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालूंगा। नीचे वाला जब सेम नहीं होगा तभी स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलेगी न्यू वाली। और इस तरीके से आपका ये कंसेप्ट खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।